थी संविधान के स्रोत, और ये मैंने दो भागों में बांटा है। दो भागों में, जैसे कि कल मैंने इसका इतिहास बताया था कि संविधान हमारा जैसे हम थे, जैसे आज़ाद हुए उससे पहले भी था या नहीं, तो उससे पहले भी था, और उसके बाद में हमें नवनिर्मित किया है। बनाया तो 1935 में भी है, 1935 भारत शासन अधिनियम, उसको भी लिया गया। इसमें कहते हैं ना 250 आर्टिकल तो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। उसके बाद में जो भी बनाया है, उसके बाद जो ऊपर जो अनुच्छेद हैं 398 में, वो सब के सब हमने कहीं ना कहीं बाहर से अडॉप्ट किए हुए हैं। इसीलिए कभी कभी हमारा संविधान कहा जाता है कि अडॉप्टेड संविधान है। अब अडॉप्टेड है, इसीलिए इसमें क्या हुआ है, संविधान संशोधन हुए हैं। संशोधन की हमें ज़रूरत कब पड़ी, जब हमें कुछ इसमें कमियां पाई गई, या हमें लगता था ऐसे नहीं ये हमसे गलती हो गई है, तो इसमें हम ये सुधार करते हैं, इसलिए संशोधन हुए। संशोधन होते भी रहेंगे और हुए भी, ठीक हैं, अच्छे के लिए होता है जो भी होता है वो। और संविधान संशोधन इसलिए ज़्यादा हुए क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो भी है वो ऐसे ऐसे देशों से लिया गया है जो कि हमारे भारत के जो नागरिक हैं या हमारे भारत की जो सिचुएशन है उस हिसाब से वो देश बिल्कुल भी मैच नहीं खाते थे। मान लो एक धनी गांव में, एक शहर है, एक गांव में शहरों वाली व्यवस्था करोगे तो व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन जो रीति रिवाज जो शहरों में वो गांव में अप्लाई करोगे तो नहीं हो पाएंगे। समझ रहे हो? गांव का आदमी लगाता है तेल, शहर के आदमी लगाते हैं जेल, और जेल गांव में बांटोगे तो कैसे? कई प्रकारों से ये बना है। अभी क्या है, कट हो गया, तो इसमें क्या है, देखो संविधान सभा की संरचना कैसे बनाई गई। अब देखो जो संविधान बना था, तो संविधान ऐसे नहीं कि एक के कहने से बन गया कि लो भाई मैं माउंटबेटन आया है और हमारे कैबिनेट मिशन आया है, वहाँ पर 3 लोग आए थे, पिछली क्लास में बताए थे आपको, अलेक्जेंडर वगैरह ये लोग आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने हिसाब से ही बना जाएंगे, अब वो अपने हिसाब से बना जाएंगे। इस चक्कर में तो सारा बवाल था। पहले जो भी आते थे, चाहे स्क्रिप्ट मिशन हो, साइमन कमीशन हो, कई चीज़ें आई, कई उन्होंने संविधान यहाँ पर संशोधन के संविधान बनाने के लिए टीमें भेजें, कमीशन भेजे, वो सब फेलियर इसीलिए मारे गए क्योंकि उसमें भारत की सहमति नहीं थी। अब ये पहली बार ऐसा था जिसमें भारत की सहमति होगी, भारत अपने तरीके से संविधान बनाएगा। अब कैबिनेट मिशन आ गया। अब कैबिनेट मिशन ने यहाँ पर आके सबसे पहले क्या कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आप चुनकर आइए जगह जगह से और अपने संविधान का निर्माण कीजिए। संविधान का निर्माण मतलब ये है कि हर 10 लाख लोगों पर क्या होगा, एक व्यक्ति होगा जो क्या करेगा, संविधान सभा का एक सदस्य होगा और अपने विचार रखेगा। उस सबके विचारों से फिर मतलब संपूर्ण देश के विचारों से यहाँ पर संविधान निर्माण की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, इतना किया गया था। मुझे लगता है कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है क्या, शायद। चलो जो भी है, तुम सुनो। प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत और रियासतों के समूह और उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मतलब उन्होंने ऐसा कहा, जैसे कुछ प्रांत थे, कुछ देशी रियासतें थी, मतलब राजा राजकुमारों की जो जगह थी, और कुछ क्या कहते हैं कमिश्नरियाँ थी जो पहले से अंग्रेजों ने वहाँ पर दबदबा बना रखा था। ऐसी जगह जहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया, कुछ चीज़ जगह विजित करके, कुछ क्षेत्र विजित करके, जैसे झांसी का था, अवध का था और आगरा था, ऐसी जगह उन्होंने विजित करके अपने लोग बिठा रखे थे। कुछ देसी रियासतें, मतलब यहाँ पर राजा रजवाड़े चल रहे थे, जैसे ग्वालियर का सिंधिया परिवार वगैरह राजा रजवाड़े चल रहे थे, तो वो रियासतें। और जनसंख्या का समूह, मतलब जनसंख्या का समूह से मतलब है कि एक समूह से, मतलब कि 10 लाख लोगों पर एक आदमी को हमें चुनकर दे दो, ये माउंटबेटन ने अपने विचारों में कहा। और उस चुने हुए लोगों से हम क्या कर देंगे, आपके लिए संविधान सभा का गठन कर देंगे। और संविधान सभा के लिए क्या है, उसमें अपने अपने मत रखकर आप अपना नवनिर्मित संविधान बना सकते हैं। स्वतंत्रता से पहले की पहले बात करें हम, स्वतंत्रता से पहले की, स्वतंत्र हम कब हुए, 1947 में पूरी तरह से, क्योंकि जब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया तब हमने माना कि अब हम बिल्कुल सेफर अलग हैं। लेकिन मैं 47 से थोड़ी पहले की बात करूं, थोड़े से पहले की, तो 46 की बात करूँ तो कुल सदस्य तब हमारे यहाँ पर 389 हुआ करते थे, इंक्लूड पाकिस्तान, चाहे पूर्वी हो चाहे पश्चिमी पाकिस्तान हो, दोनों को मिलाकर। इसमें 296 जो हैं वो ब्रिटिश भारत थे। ब्रिटिश भारत मतलब ये है कि यहाँ पर कमिश्नरियाँ हुआ करती थी, या फिर कोई जैसे राजा है तो राजा के यहाँ पर अंग्रेज वहाँ पर अपना पद संभाल रहे थे। वहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी वो
वो संभाल रहे थे। मैं थोड़ा जूम कर दूंगा अगर जो ऑनलाइन वालों को समझ में ना आए तो, ठीक है। 292 सीटें प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से, प्रत्यक्ष का मतलब है सीधी, मतलब वहाँ पे कोई चुनाव करने की जरूरत नहीं थी। 93 सीटें थी रियासतें, रियासतें मतलब राजा रजवाड़ों की जगह, जैसे निजाम भी आएगा अभी आंध्र प्रदेश का, उधर इस साइड का हैदराबादी। उसमें 4 सीटें थी मुख्य आयुक्तों के प्रांत से, जैसे कि दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कोर्ग, बलूचिस्तान। ये कमिश्नरी थी, बड़े महानगर थे, ये अंग्रेजों के कब्जे में थे। यहाँ से कितनी 4 सीटें आई। उसके बाद में संविधान सभा का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति यानी एकल संक्रमण मत के आधार पर हुआ। इसके बारे में बताऊं तो यहाँ पर यह संविधान सभा का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक का मतलब है जैसे मान लो ये मैंने वोट उल्टे डाल दिए, ये 4 कैंडिडेट हैं भाई, A, B, C और D, ठीक है, इनके वोट डालने हैं। पहला प्रेफरेंस, पहला इसको दूंगा, इसे मैंने दूसरा दिया, इसे तीसरा दिया, इसे मैंने चौथा नंबर दिया। दूसरा जो वोट डालने आया, पहला वोट डाल गया, दूसरा वोट डाल रहा, उसने कहा इसे मैं दूसरा दूंगा, इसे मैं तीसरा दूंगा, इसे मैं चौथा दूंगा और इसे दूंगा मैं पहला, ठीक है। अब तो तीसरा कैंडिडेट आया है, उसने कहा मैं इसे तीसरा दूंगा, इसे मैं दूसरा दूंगा, इसे मैं चौथा दूंगा और इसे मैं दूंगा पहला। अच्छा, अगला आदमी आता है, वो कहता है मैं इसे 3, 2, यहाँ पर 1 और इसे 2। अब इसमें देखो अनुपात, मतलब सबसे ज़्यादा अनुपात फर्स्ट में किसका है, 1, 2 बार ले गया, 4 वाला, इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार नहीं, इसमें 1 बार है, लेकिन सबसे ज़्यादा 1 बार किसने लिया, इसने। उसके बाद दूसरा नंबर इसमें है ही नहीं, इसमें। तो अनुपात से आपके हिसाब से कौन सा जीता है, डी जीता है, क्योंकि इसमें पहले वाले नंबर वाले तो चूज करता है, ये ज़्यादा मतलब यहाँ पर चयन करता, 1 नंबर वाले ज़्यादा अनुपात डाल रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा अनुपात किसका बैठा है, डी का। तो इसे कहते हैं अनुपातिक प्रणाली, अनुपातिक प्रणाली और एकल संक्रमणी, ठीक है। इस हिसाब से उनके वोट हुआ, संविधान का चयन हो गया। संविधान सभा सीमित मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हुई, यानी लिमिटेड फ्रेंचाइजी। अगली बात यह, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान निर्माण में भाग नहीं लिया। जयप्रकाश नारायण लोकनायक संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन के जनक थे और तेज बहादुर संप्रू, जिन्होंने संविधान सभा में इस्तीफा दे दिया। गांधी जी ने क्यों नहीं लिया, जब संविधान निर्माण की बात हो रही थी तभी बंगाल में दंगे शुरू हो गए थे। उन दंगों को शांत करने के लिए गांधी जी वहाँ से चले गए, इसलिए गांधी जी ने वहाँ पर जाकर संविधान सभा में हिस्सा नहीं ले पाया। तो गांधी जी एक महात्मा थे और अशांति के प्रचारक थे, कहीं अहिंसा न हो, मतलब शांति के प्रचारक थे, अशांति न फैले, अहिंसावादी थे, हिंसा न हो पाए। गांधी जी बंगाल चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते एक चीज़ कह जाते हैं गांधी जी कि भाई जो भी संविधान बनाओ आप, जो भी देखो उसमें मेरा मतलब पंचायत डाल देना, गाँव के हित की बात डाल देना, गांव के हित की बात डाल देना, कृषि से संबंधित डाल देना, कृषि प्रधान और पशुओं के बारे में जरूर डाल देना। ये मेरे 3 आर्टिकल हैं, मेरी आत्मा है, तो जाके उन्हें DPSP में जगह दे दी जाती है। तो गांधी का पूरा योगदान है वो आपको 3 आर्टिकल में दिखेगा, 40 में दिखेगा, यहाँ 48 में दिखेगा, ठीक है। 40-48 गांधी जी के बताए हुए जो आर्टिकल थे वो छप गए। गांधी जी इतना कहकर अपनी शांति बहाली करने के लिए बंगाल चले गए। वहाँ पर क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम चल रहा था। हिंदू मुस्लिम इसलिए चल रहा था क्योंकि जिन्ना था, जिन्ना भी तो मैंने कहा ना बाहर था, गांधी जी तो बाहर इसीलिए थे क्योंकि वो शांति के लिए गए थे। जिन्ना इसलिए गया कि मैं अपना एक देश नया बनाऊंगा, लोगों को इकट्ठा करने के लिए निकल गया, ठीक है। तो ये संविधान बनने से पहले की कहानी है कि इतने पापड़ बेलने पड़े संविधान बनाने से पहले, ठीक है। संविधान देखो, संविधान हमारा कहते हैं ना, संविधान है भी अच्छा इसीलिए अच्छा है, और कह दूँ तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। अच्छा इसीलिए है क्योंकि जैसे अंग्रेज होते थे तो अंग्रेज पहले हम पर चीज़ें थोपते थे, जबरन चीज़ हुआ करती थी, लेकिन संविधान बनने के बाद में हम पर चीज़ें जबरन नहीं थोपी जा रही, ठीक है। वो हमारा, जैसे हमें कोई लीडर चुनना है तो वो हमारे मन की व्यवस्था है, हम किसे वोट दें, किसे चुनें, किसे न चुनें, वो हमारी व्यवस्थाएं हैं। इसीलिए अब चीज़ें थोपी नहीं जाती हैं। पहले जो इलेक्शन हुआ करते थे, मान लो पहले कोई इलेक्शन हुआ करते थे तो तब क्या हुआ करता था कि जैसे जो अंग्रेज़ों के नज़दीक लोग हैं उनको वोट डालने का अधिकार था, पैसे वाले थे, और जो गरीब वर्ग है या फिर अशिक्षित है उसे वोट डालने का कोई अधिकार नहीं था। अब संविधान बनने के बाद में सबको अधिकार मिल गए, गरीब है चाहे अमीर है, वोट की ताकत बराबर है, ठीक है। तो वोट बराबरी है, वोट की ताकत बराबर है, तो ये हुआ।
उसके बाद कुछ संविधान सभा में कम्युनिस्ट पार्टी से एकमात्र पद सी सोमनाथ लाहिड़ी, ये पूछा गया है। सी सोमनाथ लाहिड़ी एक कम्युनिस्ट पार्टी से संविधान सभा में शामिल हुए। मतलब ये संविधान सभा का निर्माण हो रहा है। आज हम संविधान सभा का निर्माण कर रहे हैं। मैंने कल संविधान सभा से पहले की बात कही थी, संविधान के बारे में मतलब स्रोत क्या है, संविधान के बारे में कब कैसे कैसे बात उठी है। आज जो बात हुई है तो वो बात इस बात के लिए हो रही है कि संविधान सभा बनेगी कैसे, मतलब सभा में लोग होंगे कैसे, कौन कौन, मतलब संविधान लिखने वाले लोग, उस पर चर्चा करने वाले लोग कौन कौन होंगे, मुख्य लोग, उनकी बात की जाएगी आज। तो कम्युनिस्ट पार्टी से संविधान सभा में सी सोमनाथ लाहिड़ी आए। हैदराबाद भारत की एकमात्र रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, और ये चाहता था, ये जिन्ना की तरफ था, निज़ाम यहाँ का हैदराबादी निज़ाम, ये चाहता था कि मैं जाऊँ और सीधा किसकी गोदी में बैठ जाऊँ, पाकिस्तान के जिन्ना की गोदी में बैठ जाऊँ। यहाँ पे हैदराबाद का निज़ाम की एक और कहानी थी। निज़ाम के साथ एक सफ़ेद कागज़ भेज दिया गया। जिन्ना की एक पॉलिसी थी, जिन्ना अपने राज्य बढ़ाने के चक्कर में वो क्या करता है, एक क्लीन पेज दे देता था, खाली पेज, कहता था आपकी जितनी भी व्यवस्था है, आप जितना भी आप इसमें चाहते हैं, जो भी सुविधाएं, स्वतंत्रता, जो भी चाहते हैं, आपके मन मुताबिक जो सब कुछ दिया जाएगा, आप सिग्नेचर कीजिए, हमें विलय हो जाइए। ऐसे ही खाली पेज आ गया जैसलमेर, ऐसे ही खाली पेज आ गया हैदराबाद, तो हैदराबाद का निज़ाम पिघल गया। मालूम पड़ती है वल्लभ भाई पटेल को, उन्होंने धांसू एंट्री मारी पोलो ऑपरेशन के साथ, मार लगाई, और मार लगाने के बाद में कह दिया बेटा होश में हो। हाँ बिल्कुल होश में साहब, अब तो कहीं नहीं जाना, सबसे प्यारा देश हमारा, भारत हमारा। तो उस हिसाब से निज़ाम को रोका, ऐसे हनुमंत सिंह को रोका जैसलमेर से। तो ऐसे करके उनको व्यवस्थाएं वल्लभ भाई पटेल ने बनाई। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या 15 हुआ करती थी, याद रखने की वाली बात है। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। इसमें सुचित्रा कृपलानी और मालती चौधरी, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, लीला रॉय, बेगम एजाज रसूल, रेणुका रे, अम्मू स्वामीनाथन, और ये जो पूर्णिमा बनर्जी, एनी मस्करनी और दसक्यानी बेलियुद्दन, जो 15 प्रमुख महिलाएं थीं, उनके बारे में ये है। इन पर भी आज़ादी से पहले भी इन पर पद थे, जब हमारा संविधान सभा बन रही थी उससे पहले इन पर पद थे, और कुछ पे पद नहीं थे, उनको पद दिए गए। संविधान सभा में क्या है, एक अंतरिम सरकार चलाएगी, मतलब ऐसी सरकार जिसका कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों की टेम्परेरी सरकार थी, उनमें कुछ मुखी चुने गए। तो सुचित्रा कृपलानी सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री, और उसके बाद मालती जो चौधरी थी, उन्हें गांधी जी की टोफनी यानी टैगोर जी की मीनू कहते थे। विजयलक्ष्मी पंडित थी, वो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनओ में अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला बनी, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की बहन जी थी। सरोजिनी नायडू सबसे पहली महिला राज्यपाल, उससे ऐसे ही राजकुमारी अमृता कौर कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला। लीला राय थी संविधान सभा में बंगाल से एकमात्र महिला। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला, और रेणुका रे महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हक दिलाने की पक्षधर थी। अम्मू स्वामीनाथन यूएन द्वारा मदर ऑफ द ईयर 1975 पाने वाली पहली भारतीय, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने संविधान सभा में हिस्सा लिया। संविधान सभा में शामिल होने वाली एक दलित महिला, इनका नाम था दसक्यानी बेलियुद्दन। पूर्णिमा बनर्जी सत्याग्रह आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। एनी मस्करनी एकमात्र महिला सदस्य जो देसी रासत से थी। तो ये तो महिलाओं की बात की। तो महिलाएं संविधान सभा में कितनी थी बेटा, बताइए? महिलाएं संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? कितनी महिलाओं ने भाग लिया संविधान सभाओं में? अभी तो तुम्हारे आंखों के सामने अभी तो ओझल भी नहीं हुआ, 15। इतनी जल्दी भूलोगे कैसे, काम चलेगा भाई? है तुम्हारी जगह मैं बैठूंगा पेपर में, एग्जाम में, एग्जाम वाली चीज़ें का मैं बीच बीच में बताते जाऊंगा आपको। एग्जाम वाली जो व्यवस्था है तुम्हारी, वो बीच बीच में बताते जाऊंगा। अभी महिलाओं की याद किया तुमने, आपकी टोटल सीटें कब कितनी थी? देसी रियासतें इंक्लूड कमिश्नरी वगैरह सब कुछ 389 आज़ादी से पहले, मतलब क्या है पाकिस्तान को बंटने से पहले। संविधान सभा में राजस्थान से सदस्य कौन कौन थे? तो वहाँ से अजमेर जो मेरवाड़ा है, अलवर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा और ईस्टर्न राजपूताना, ये व्यवस्थाएं थी।
इतने जो शहर थे। बीटी कृष्णमाचारी जयपुर से थे, इन्हें विभाजन के उपरांत जयपुर से इन्हें विभाजन के उपरांत एस.सी. मुखर्जी के साथ संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। ऐसी माणक्य लाल वर्मा उदयपुर से थे, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित रहे हैं। जय नारायण राय व्यास जो जोधपुर से थे, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से। मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ, अब आपको दिख जाएगा अच्छे से, अब आपको अच्छे से दिखेगा। और रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, दलेल सिंह कोटा से, गोकुल लाल असावा भीलवाड़ा से, जसवंत सिंह बीकानेर, राजबहादुर भरतपुर, हीरालाल शास्त्री जयपुर से, सरदार सिंह खेतड़ी और मुकर सिंह भाईलाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ से, और विजय राघवाचार्य उदयपुर से। दोबारा रिपीट इसीलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं जो इम्पोर्टेंट रखा वो मैं बता दूंगा, और मेरा जो फर्ज है कि सब कुछ कराना वो मेरा फर्ज है। अब बात आती है स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता से पहले जब इंक्लूड पाकिस्तान हमारे 389 थे, जब पाकिस्तान अपना अलग तोसी तमड़ा लेकर बैठ जाता है, मतलब पाकिस्तान क्या करता है कि उसे अपने मुकाम हासिल कर लेता है। मुकाम हासिल करने का यहाँ पर मतलब ये है कि वो भारत से अलग हो जाता है। भारत से अलग होने को वो अपने आप को बहुत कुछ समझता है, मतलब जो जिन्ना सरकार ये भारत से अलग हो जाती है और अपना एक अलग राज्य बनाते हैं जिसका नाम होता है पाकिस्तान। और पाकिस्तान नाम दिया था रहमत चौधरी, ये भी याद रखना, ठीक है, इकबाल रहमत चौधरी। सुनिए, स्वतंत्रता के बाद की संविधान सभा कुल सदस्य कितने रह गए हमारे पास? 299, 70 देशी रातें और 229 प्रांतीय। 229 और 270 इन टोटल 299, और 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे बलवंत सिंह मेहता। क्या रखना, B.S. मेहता और जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले थे जो संविधान बनकर तैयार हो गया हमारा। संविधान की पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर। इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए व्योमेश चंद्र बनर्जी और सच्चिदानंद सिन्हा। मेरा ना कांग्रेस से पहुंच जाता दिमाग, सच्चिदानंद सिन्हा के बाद में जब वो 2-3 दिन चले, उसका बुजुर्ग थे तो वो ख़त्म हो जाते हैं। उनके बाद में उनका पद संभालते हैं राजेंद्र बाबू 11 दिसंबर 1946 को। जब ये कंप्लीट हो जाता है संविधान, तब उस 26 नवंबर 1949 को इसमें 284 सदस्यों द्वारा उपस्थिति के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू और ये आपके B.S. मेहता दोनों के दोनों सबसे पहले सिग्नेचर करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। ठीक, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसे रही? सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया गया? तो गठन 6 दिसंबर 1946 को फ्रेंच प्रथा के अनुसार इसकी शुरुआत की गई। तो पूछा जाता है कभी कभी फ्रेंच प्रथा मतलब क्या, ये पूछा जाता है कौन सी प्रथा के द्वारा इसे शुरू किया गया। पहली बैठक रही उनकी 9 दिसंबर 1946, जो कि अध्यक्ष रहे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी थे और नामित थे क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्शन तो हुआ नहीं था। सब लोगों ने, बुजुर्ग थे, इस हिसाब से सब लोगों ने इकट्ठे होकर कह दिया कोई नहीं, बाबा जी को ही बना दो पहले अध्यक्ष इसलिए बना दो क्योंकि संविधान बन रहा है, इसको कोई एक मॉनिटर तो होना चाहिए, मतलब एक मुखिया तो होना चाहिए। तो एक मुखिया बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्या कहते हैं, 2 दिन तो चलते हैं, 30 दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी जगह पर कौन बैठे? अब इनकी जगह पर बैठाने के लिए कौन आए? तो राजेंद्र बाबू आए, राजेंद्र प्रसाद। तभी अध्यक्ष तो बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उपाध्यक्ष बनाए गए उपसभापति यानी फ्रैंक एंथोनी। मैंने कहा ना फ्रेंच प्रथा के अनुसार ये इसका गठन किया गया था संविधान सभा का। और तो उसके जो बनाए गए तो उपसभापति बनाए गए थे फ्रैंक एंथोनी। ऐसे याद रखना, फ्रेंच और फ्रैंक। स्थान रहा नई दिल्ली में। ये सभा गठित हो जाती है और सभा गठित होने के बाद में 20 नवंबर 1946 को गवर्नर जनरल ने सभा की पहली बैठक के निमंत्रण पत्र भेज दिए कि भाई सब लोग देश के लोग हो, सब लोग क्या हो जाओ, शामिल हो जाओ, जो भी यहाँ से है, जिस भी रियासत से है वो आए और अपना मत दें। 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे दिल्ली के केंद्रीय विधानमंडल में हॉल में एक बैठक हुई, जिसमें सभा में पहली बैठक में 207 सदस्य थे और उपस्थित थे, जिसमें 10 महिलाएं भी शामिल हुई। मैंने कहा पहले शुरुआत में बताई थी कितनी, 15, वो सब टोटल थे। पहली बार कितनी शामिल हुई थी? 10। सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे J.B. कृपलानी। J.B. कृपलानी याद रखना। मुस्लिम लीग और देशी राष्ट्रों के सदस्य पहली बैठक में शामिल नहीं थे,
क्योंकि दूर थे, हो सकता है पत्र लेट पहुँचे हों और उन्हें मालूम ही नहीं था इतना कि इतने दमदारी से संविधान बन भी जाएगा, क्योंकि पार्टियों में मतभेद चल रहे थे कि अभी संविधान बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे। अब से जिससे जी रहे थे वैसे, क्योंकि देश के लिए पहली बार ऐसा कुछ कदम रखने जा रहे थे नेता। हैदराबाद कभी भी शामिल नहीं हुआ, इसीलिए पोलो ऑप्शन चलाकर हैदराबाद को हमने शामिल कर लिया ज़बरदस्ती, ठीक है, क्योंकि वहाँ का निज़ाम था वो दिक्कत दे रहा था। अजमेर मेरावाड़ के सदस्य श्री मुकुल बिहारी लाल भार्गव उपस्थित हुए अजमेर के यहाँ से। तो ये लोग क्या हैं कि सबसे पहले की बात है संविधान सभा की कार्यप्रणाली बनी तब। अब दूसरी बैठक कब होती है, जब राजेंद्र सच्चिदानंद सिन्हा जी चले जाते, स्वर्ग सिधार जाते, तो 11 दिसंबर को फिर राजेंद्र बाबू अपना पद संभालते हैं स्थायी रूप में, कि अब ये जवान भी थे, अब इतनी जल्दी ये नहीं जाएंगे, ठीक है। इन्होंने अपना पद संभाला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध निर्वाचित हुए, सबके मन से निर्विरोध, इनके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि इनका इलेक्शन होना ही नहीं था, क्योंकि अभी तो चुनाव आयोग बना कहाँ है संविधान सभा में। तो ये निर्वाचित हुए निर्विरोध। उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी और बेटी कृष्णाचारी जो जयपुर रियासत से थे। संवैधानिक सलाहकार बने बी.एन. राव, इनका मुख्य योगदान रहा है। तो भीमराव अम्बेडकर, भीमराव के नाम से इनको मत भूल जाना, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर अलग थे, बी.एन. राव अलग थे। तो संवैधानिक सलाहकार मतलब संविधान कैसे बनाना है, किस प्रकार से बनाना है, प्रारूप क्या होना चाहिए और प्रारूप का अध्यक्ष कौन बनाए, कौन को क्या दिया जाए, कैसे हमें सुसज्जित करना है, मतलब एक ना बैक फ्रंट में पूरा काम करने वाले बी.एन. राव थे। सभा सचिव थे एच.बी. अयंगर। बी.एन. राव ने बर्मा का संविधान भी तैयार किया था, इससे पहले उनको अनुभव था। बर्मा के आज का म्यांमार, वहाँ का संविधान बना कर तुरंत ही ये लौटे थे, तो उनको जानकारी अच्छी थी। अच्छी जानकारी के कारण उनको सलाहकार एजेस एडवाइज़र मान लिया कि आप जो भी लोग ये 250-300 जो भी लोग जाएंगे यहाँ से, जितने भी जाएं, अभी तो मालूम नहीं था इन्हें, अभी उस समय की बात है, इन्हें मालूम था कितने लोग बनाएंगे संविधान। तो उनको क्या है, आप कंट्रोल करोगे, मतलब क्या है कि आपको एडवाइज करना है कैसे कैसे संविधान को बनाना है, किस प्रकार रखना है, किस प्रकार कैसी बातों को लाना है, पॉजिटिव नेगेटिव जिस प्रकार की हैं। तो ऐसी बातों के लिए बी.एन. राव को एज ए एडवाइज़र और कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया। तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर को। इस बैठक में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू अपना फाइल लेके आ जाते हैं और सबके सामने ऐलान कर देते हैं कि मैंने संविधान की खोज कर ली, संविधान इस प्रकार का होना चाहिए, और वे उद्देश्य का को बोल देते हैं। इसी दिन सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्राप्त किया गया कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए संविधान सभा का, संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान में क्या क्या होना चाहिए, किस प्रकार का संविधान होना चाहिए, किस किस के हितों की बात की गई है इसमें। ये संविधान सभा में सबसे पहले फाइल लेकर आते हैं और फाइल खोल कर रख देते हैं कि समस्त संविधान वासियों को मैं एक सूचित करना चाहता हूँ, बनाने से पहले सोच लें मैं संविधान किस प्रकार का चाहता हूँ और आपकी कितनी क्या कैसी राय है। तो वो अपना प्रस्ताव रखते हैं कि इस प्रकार के इसमें मूल अधिकार होने चाहिए, इस तरह का इसमें न्याय होने चाहिए, 3 प्रकार के न्याय होने चाहिए, किसी किसी प्रकार के न्याय होने चाहिए। वो अपना पूरा प्रारूप रखते हैं, मतलब अपना प्रस्ताव रखते हैं, उद्देश्य हमारा क्या है, किसके लिए हमें संविधान बनाना है, देश कैसे चलाना है, ये अपना मन विचार रखते हैं, वहाँ प्रस्ताव रखते हैं। प्रस्ताव सबको पास आता है, मतलब सबको पसंद आता है, सब क्या कर देते हैं, उसे पास कर देते हैं। इनमें 8 बिंदु थे, उन्होंने 8 बिंदु बोले। पहला बोला था यहाँ पर, यह संविधान सभा संप्रभु राज्य भारत के लिए संविधान निर्माण का संकल्प लेती है, पहला उन्होंने लाइन बोली। दूसरा उन्होंने पुट बोला, भारत एक संघ होगा जिसमें भारतीय क्षेत्र और रियासतें एवं ऐसे भूभाग जो संघ का हिस्सा बनना चाह रहे हैं वो उसमें सब शामिल किए जाएंगे। तीसरा उन्होंने नेहरू जी ने बोला, प्रांत अपने विषयों में स्वतंत्र होंगे व अवशिष्ट विषय प्रांतों के पास होंगे। चौथा उन्होंने बोला, समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति की, धर्म की उपासना, काम की स्वतंत्रता, समानता मिलनी चाहिए। उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा तो लोगों ने कहा वाह 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 नेहरू जी, आपने तो बहुत अच्छा किया, ये तो आप तो सबके हित में सोच रहे हैं। फिर उन्होंने 5वीं लाइन बोली, संप्रभुता जनता में निहित हो गई। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तालियां गूंज गई। अगली उन्होंने बोला, SC ST वाला सब में क्योंकि हितों की रक्षा होगी। तो वहाँ पर SC ST जो लोग बैठे थे वो बहुत खुश हुए, नेहरू जी तो हमारे पक्ष की बात कर रहे हैं, फिर भी तालियां बज गई। 7वें नंबर पर उन्होंने कहा, भारत जल, थल और नभ अपने अधिकारों को सभ्य राज्यों के नियमों के अनुसार प्राप्त करेगा। सभ्य राज्य वो जो अच्छे राज्य हैं उनके कहने पर जल सेना, वायुसेना, चाहे
थल सेना हो, सबके सब सेना राज्यों के हिसाब से प्राप्त करेगा, राज्यों से लेगा। 8वां क्या कहा उन्होंने, भारत विश्व शांति व लोक कल्याण की भावना के विकास से अपना योगदान देगा और गुट निरपेक्ष रहेगा। गुट निरपेक्ष की अभी बात नहीं हुई, गुट निरपेक्ष जब यूएनओ बना था तब उन्होंने कहा हम तो नहीं इस पक्ष में आएंगे नहीं उस पक्ष में। जब गठबंधन हुए इधर से उधर तो उन्होंने कह दिया हम किसी भी पक्ष में रहेंगे, हम अपने पक्ष में रहेंगे, क्योंकि भाई हम अभी नए नए जिए हैं तो इसलिए हम किसी के झंझट में नहीं पड़ेंगे। तो उनका मतलब ये है, ये बाद की बात है गुट निरपेक्ष के। पहले उन्होंने ये कहा था विश्व शांति व लोक कल्याण की भावना से हम अपना विकास करेंगे और जो देश बढ़ रहे होंगे उनका हम योगदान करेंगे, योगदान देंगे, ठीक है, मतलब विकास के लिए आगे चलाएंगे। यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। समय सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी और जब बैठकें बतौर विधायिका होती थी तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। कौन करते थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मालवंकर, इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मालवंकर। इनको ही कहते हैं कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष किसे कहा जाता है, मतलब संसद का पहला अध्यक्ष। जैसे अभी ओम बिरला जी हैं अध्यक्ष हमारे वर्तमान में, ऐसे पहले जो सभा थी, जो चर्चा होती थी रोज, उसका सुनने वाला एज ए स्पीकर सबसे पहले कौन थे? तो वो थे जीवी मालवंकर। विभाजन के कारण 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया जाता है, यानी फिर से 31 अक्टूबर को क्या होती है? फिर से संविधान सभा होती है। अक्टूबर को इसलिए होती है क्योंकि अगस्त में 15 अगस्त को क्या हुआ गया था, देश दो टुकड़ों में बट गया। फिर इसमें क्या था कि कुछ नियम थे, वो नियम उनके साथ चले गए। उन्होंने, नेहरू जी ने जो बोला था कि हम संप्रदाय जनता में निहित होगी और भारत जल थल इनके लिए काम करेगा, अब वो अलग हो गए। फिर से कहते हैं एक मीटिंग और बुलाओ, फिर अगली मीटिंग 15 अगस्त के बाद अलग होने के बाद में फिर मीटिंग होती है, जो कह सकते हैं चौथी मीटिंग, वो 31 अक्टूबर 1947 को फिर से गठित की गई, जिसमें विधायिका के रूप में पहली बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई। सभा में 17 अप्रैल 1952 तक विधायिका के रूप में ये कार्य किया और 1952 में जाके ये इलेक्शन हुए। उसके बाद में फिर इलेक्शन के माध्यम से चलने लग गया। संविधान को हस्तलिखित रूप देने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, याद रखना इम्पोर्टेंट है, और अभी यूपी पुलिस में पूछा भी गया था। संविधान सभा को हस्तलिखित रूप देने वाले मतलब हाथों से लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। हिंदी में लिखने वाले थे बसंत कृष्णन वैद द्वारा लिखा गया था। तो हिंदी में लिखने वाले थे बसंत कृष्णन और कौन थे? वैद। तो वैद जी ने हिंदी में लिखा, रायजादा ने हाथ से लिखा, ठीक है, हस्तलिखित, ठीक है। आगे की बात करें तो संविधान सभा के स्रोत की बात करें तो कहाँ से लिए गए और कौन कौन किस किस कमेटी का अध्यक्ष बना। संविधान सभा के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में किया गया पहला कार्य 49 में आ गया राष्ट्रमंडल में भारतीय सदस्यता का सत्यापन। मतलब क्या, अभी संविधान सभा लोगों के ऊपर छोड़ दी, वो लोग ढूंढ कर ला रहे, अपना संविधान बनाना शुरू हो गए। लेकिन जब हम 49 में पहुँच जाते हैं तो 49 में आके राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कहूँ तो स्टार मार्क बना दूँ। इम्पोर्टेंट तो एक एक अक्षर होता है, कहते ना इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता, इम्पोर्टेंट सब कुछ होता है। वहाँ पर तुम्हें क्या मिलता है वही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, जो तुम्हें इम्पोर्टेंट समझ रहे हो वो नहीं आया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट सभी है, ज़्यादा विशेषता जैसा है ना, शॉर्ट छोटे छोटे एग्जाम पूछ ली जाए तो ऐसे पूछ लिया जाता है संविधान सभा का गठन कब हुआ, पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई, तीसरी पे कौन कौन था, और उसके बाद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन था, इसके बाद में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। ऐसे ही 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी को 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। तो याद रखना 24 जनवरी को राष्ट्रीय गान, ठीक है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय गान। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। तो ध्यान रखना 24 को 3 चीज़ें अपनाई गई, एक तो राष्ट्रीय गान, एक राष्ट्रीय गीत और दूसरा 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। और राष्ट्रपति जब चुने गए होंगे तो किसने शपथ दिलाई होगी? जैसे राष्ट्रपति को CGI शपथ दिलाता है, लेकिन CGI भी नहीं बनाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है ना, संविधान लिखाया जा रहा है, उसमें लिखा जाएगा संविधान CGI को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे, तो CGI तो है नहीं। इनको किसने दिया होगा? तो गवर्नर, भारत के पहले भारतीय गवर्नर राजगोपालाचारी, पहली शपथ इन्होंने दिलाई राजेंद्र बाबू को। राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बन जाते हैं स्वतंत्र भारत के, पहले बन जाते हैं, अभी इलेक्टेड नहीं है,
स्वतंत्र भारत के निर्विरोध और चुनिंदा हैं, चयनित हैं। उसके बाद में अब मैं सब उन पार्टियों की बात करूँ जिनके पास जो जो मंत्रालय थे, जिन जिनको जो जो जिम्मेदारियां दी गई थी, जो जो कमेटी दी गई थी यानी समितियां दी गई थी, वो समितियों की बात कर लूँ तो संघ शक्ति समिति यानी जवाहरलाल नेहरू, यानी केंद्र की पावर किसके पास थी? जवाहरलाल नेहरू। क्या हो तो एक बार से बोल सकते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, स्वतंत्र भारत के। संघीय संविधान समिति यानी जवाहरलाल नेहरू केंद्र की। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, के प्रांतों को इकट्ठा किसको करना है? सरदार पटेल। प्रारूप समिति किस? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संविधान को किस किस जगह कैसे कैसे सेट करना है, ठीक है, कौन कैसे कैसे लाएगा, प्रारूप बनाना है, मतलब एक ड्राफ्ट कमेटी। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति के लिए सरदार पटेल बनाए गए कि लोगों के लिए मौलिक अधिकार आप क्या रखेंगे, कौन से मौलिक अधिकार रहने चाहिए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था अपने पक्ष रख सकते हैं, वो पटेल साहब को जिम्मेदारी दी गई। मौलिक अधिकार उप समिति के जे.वी. कृपलानी जी, अल्पसंख्यक उप समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसी राष्ट्र ध्वज तदर्थ यानी झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इंपॉर्टेंट है, झंडा समिति पूछ लिया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति मतलब ये है कि झंडा हमारा तिरंगा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें क्या है हर धर्म आ जाए, देश में किसी का विरोध न हो पाए और सर्वसम्मति से बने, ऐसा तिरंगा तैयार कराइए। तो पिंगली बकैया ने सबसे पहले तिरंगा का डिजाइन किया। आवास सदन समिति यानी पट्टा भी सीतारमैया को दिया गया कि आवास और ये जो सदन बनाया जाएगा इसकी जो व्यवस्था है सरकारी लोगों के लिए, तो उसकी जो जिम्मेदारी दी गई वो पट्टा भी सीतारमैया को दी गई। ऐसे करके इन जिम्मेदारों को संविधान सभा का जिम्मेदार चुना गया। कार्य संचालन समिति बनाई गई कि जो भी कार्य संचालन किए जाएंगे उसकी समिति के लिए बनाए गए। दो थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। मौलिक अधिकारों के लिए अल्पसंख्यक और जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार पटेल, पहले हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। क्रीडेंस समिति के लिए सर अल्लादी अय्यर और वित्तीय कर्मचारी समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इंपॉर्टेंट है, मैं जूम करके देख लेता हूँ, ऑनलाइन वाले स्क्रीन शॉट मार लें और ऑफलाइन वाले तो आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। ये लो, पीछे ही मारना है तो पीछे ही मार लो सर इसी के साथ और लिख लेना किसी नोट पे, ठीक है। चलो अब बात करेंगे क्रियात्मक मामलों की समितियां। क्रियात्मक मामले जैसे कि हिंदी अनुवाद समिति, हिंदी में जो अनुवाद कराया उसका संविधान का, क्योंकि आयरलैंड से लेकर आए, जर्मनी से लेकर आए, तो उनकी भाषा में लिखा हुआ था, उसमें हिंदी में ट्रांसलेट करा के लिखाना है, तो हिंदी अनुवाद के लिए समिति के लिए बनाए गए। फिर भाषाई प्रांतों की संबंधी, उसके बाद उर्दू अनुवाद समिति बनाई गई, प्रेस दीर्घा समिति बनाई गई, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति तदर्थ समिति बनाई गई, GUI 1987 प्रभाव का आंकलन करने वाली समिति बनाई गई, ठीक है। तो ये हमारी कुछ समितियाँ थी, इसका भी स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक। आगे अन्य नाम की बात करूँ प्रारूप समिति में, तो अन्य नाम है मसौदा समिति, इसका नाम है मसौदा समिति। सबसे महत्वपूर्ण समिति थी ये, इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर अम्बेडकर साहब। 29 अगस्त 1947 को ये प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई, सदस्य थे इसमें 7। पहले अध्यक्ष थे यानी मुख्य थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब और अन्य सदस्य थे N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और T.T. कृष्णमाचारी और D.P. खेतान के स्थान पर आए थे, क्योंकि उनका क्या देहांत हो गया, तो किसके जगह पर आए थे? मुंशी सैयद मोहम्मद सादुल्ला आए थे, T.T. कृष्णमाचारी की जगह पर, वो T.T. कृष्णमाचारी आए थे D.P. खेतान के स्थान पर। N. माधवराव B.L. मित्र के स्थान पर आए और कुल बैठकें हुई 141, तब जाके कहीं संविधान समझ में आया कि कैसे कैसे कहाँ पर सेट करना है। प्रारूप समिति का प्रस्ताव सत्यनारायण सिन्हा ने रखा था। 21 फरवरी 1948 को यह प्रस्तुत किया गया कि संविधान को अंतिम रूप प्रारूप से 4 नवंबर 1948 को पेश करना है। मतलब 4 नवंबर 1948 को पेश हुआ अंतिम प्रारूप। मतलब क्या है कि लास्ट में जाके जब कंप्लीट तैयार हो गया तब 1948 को फिर उस पर विश्लेषण हुआ, कुछ बैठकें हुई। बैठक के बाद 26 नवंबर
1949 को जाकर संविधान बनकर तैयार हो गया। आगे की बात करूं मैं तो वैसे मेरे हिसाब से आज हमें यहीं तक रहना चाहिए, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी और वैसे भी क्लास हमारी लगभग 1 घंटे की होने ही वाली है। तो आज हमें यहीं तक रखते हैं, कल फिर से शुरू करेंगे प्रस्तावना को। कल प्रस्तावना देखेंगे, प्रस्तावना में क्या लिखा गया। सबसे पहले प्रस्तावना लिखी गई, प्रस्तावना में क्या क्या डाला गया। प्रस्तावना का मतलब ये होता है कि जैसे एक फिल्म आती है और फिल्म में सबसे पहले क्या सीन होता है, कैसा सीन होना है, क्या क्या दिखाया गया है, रोमांस है, एक्शन है, ड्रामा है, ट्रेलर है, क्या है, मतलब जो भी है, इमोशनल है, जो भी है, वो सब का सब जो दिखाया जाता है वो ट्रेलर में दिखा दिया जाता है। तो एक संविधान का ट्रेलर जो आया उससे हम प्रस्तावना कहेंगे और प्रस्तावना आपको कल मिलेगी। सही समय यही होगा। अगली क्लास क्या होने वाली है आपकी?